तो टॉपिक चल रहा पॉवर्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। ये उसका दूसरा पार्ट है। होपफुली पहले लेक्चर को आपने देख लिया होगा, इससे पहले जो आया था। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर नए स्टूडेंट हो तो पॉज करके पढ़ लेना, पुराने हो तो आपको मालूम ही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लेक्चर के लिए मार्क करना है एवरीबॉडी फ्रॉम 1 to 20। साथ में क्रेडिट और साइंटिफिक टेम्परामेंट सिस्टम का ध्यान रखना है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेस्ड ऑन दी स्कोरिंग ऑन SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, द नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट इनटू सर्टेन कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम कैटेगरी। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलो, एस्पायरेंट्स है, परफॉर्मर्स है, फास्ट रनर नहीं है। क्या है? फास्ट रनर नहीं है एवरीबॉडी, ये फ्रंट रनर है ना। फास्ट रनर नहीं, फ्रंट। अचीवर्स, तो अचीवर्स, अचीवर्स भी है। अच्छा, ये टाइपो मिस्टेक नहीं है, एक्चुअल में यही गलत है ना। तो फास्ट रनर नहीं है कोई भी, फ्रंट रनर है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि एस्पायरेंट है, परफॉर्मर है, अचीवर है और फ्रंट रनर है। बोलो क्लियर हुआ क्या? सबस। अब ये देख सकते हो सबको एक स्पेसिफिक स्कोर मिला। एस्पायरेंट को मिला 0 से 49, परफॉर्मर को 50 से 64 और फ्रंट रनर को 65 से 99। ओके, पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि जो SDG है, इंडिया इंडेक्स कंप्यूट्स गोल वाइज स्कोर ऑन दी 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पता ही है आपको, फॉर ईच स्टेट और यूटीज दिस स्कोर रेंज फ्रॉम 0 से 100। एंड इफ अ स्टेट यूटी अचीव अ स्कोर ऑफ 100, it signify it has achieved the 2030 targets. The higher the score of a state UT, the greater the distance to the target achieved. State and UT territory are classified in 4 categories based on their SDG इंडिया स्कोर। एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। आप बोलोगे अचीवर कौन सा हुआ भाई? 100 बोला तो अब बोलो हाँ। क्लियर हुआ क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ब्रॉडली बोथ बर्थ और डेथ रेट आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो हाई स्टेशनरी स्टेज तब आता है जब दोनों ज्यादा हो। कौन कौन सा? बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों लो है, तो इसलिए हाई स्टेशन नहीं, लो स्टेशनरी स्टेज हो जाएगा। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, समझ रहे हो क्या? एक्सपेंडिंग का मतलब नाम से ही लग रहा, क्या एक्सपेंड होगा, मतलब कि बर्थ रेट ज्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा। ठीक है, अर्ली का मतलब पहले, लेट का मतलब बाद में। पता ही है आपको, बेसिक चीज है, चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें सारे स्टेज समझेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज लिंक टू 4 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या? पहला स्टेज क्या है? ए हाई स्टेशनरी। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट which cancel each other and the population remains stationary till 1920. इंडिया वाज इन दिस स्टेज। कब तक? टिल 1920। सेकेंड स्टेज क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग, कि डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होता है और बर्थ रेट जो है वो सेम रहता है। मतलब बर्थ रेट वैसा ही है, लेकिन डेथ रेट जो है डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि ज्यादा लोग जिंदा रह रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन पॉपुलेशन क्या होगा? रेपिडली ग्रो होगा। और थर्ड स्टेज में क्या होता है? लेट एक्सपेंडिंग का मतलब डेथ रेट डिक्लाइंस स्टिल फर्दर और बर्थ रेट टेंड टू फॉल। बर्थ रेट धीरे धीरे घट रहा और डेथ रेट भी डिक्लाइन कर रहा। बट पॉपुलेशन क्या होता है? ओवरऑल ग्रो करता है। एज बर्थ रेट सुपरसीड दी डेथ रेट। मतलब ये हुआ कि अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले मान लो कि 200 होते थे, मान लो अभी, पहले 200 होते थे, अभी 150 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन 200 पे पहले लोग कितना मरते थे? मान लेते हैं कि 50 लोग है ना। डेथ रेट कितना था? 50। तो अभी डेथ रेट कितना हुआ? 40। मतलब अभी भी जो बर्थ रेट है वो सुपर सीड कर रही, मतलब ज्यादा है किससे? डेथ रेट से। इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होता है? बढ़ता ही है। फोर्थ स्टेज आपको पता ही बताई दिया अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन के लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। क्या क्या? पुल और पुश। पुल का मतलब वो अपनी तरफ खींचता है, पुश का मतलब ढकेलता है। तो नेचुरल डिजास्टर क्या है? पुश फैक्टर है। मतलब जहां पे आप रह रहे हो, मान लो वहां पे बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको ढकेले, भागो भागो यहाँ से, है ना। डरा रहे, धमका रहे, भगा रहे आपको। तो ये पुश फैक्टर हो गया। क्या हो गया? पुश फैक्टर। हाईवेज, हाईवेज क्या है? ऑब्वियस है सर, सिटीज में, शहर में हाई वेजेस होते हैं, तो एक काइंड ऑफ अट्रैक्ट करते हैं आपको, पुल करते हैं। क्या जाओ आ जाओ, तुम्हें हाई वेज मिलेगा। तो ये पुल फैक्टर हो गया। क्या हो गया एवरीबॉडी? पुल फैक्टर। हाउसिंग शॉर्टेज क्या है? पुश फैक्टर है, कि भागो भागो, घर ज्यादा नहीं है ना, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज ना हो। अगला लो इनकम क्या है? पुश फैक्टर है। क्लियर है क्या? तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से होते हैं और क्या क्या है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान, नॉट करेक्ट पूछ रहा। 4 स्टेटमेंट। पहला, when the economy grows slowly then its potential the unemployment rate rises। ध्यान समझो फिर से। when the economy grows slowly, ठीक है, जब इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करती है,
देन इट्स पोटेंशियल, जो जितना उसकी पोटेंशियल है उससे धीरे धीरे ग्रो करती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है राइज करता है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन जॉब आर एलिमिनेटेड बाय चेंज इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड और ड्यू टू ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन आ गया, मशीन वगैरह आ गया, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो है डेवलप होता है, सही है। तीसरा, रिसेशन इन इकोनॉमी लीड टू क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव, भाई नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा, समझ लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव, नेगेटिव का कोई तुक ही नहीं बनता, या तो जीरो होगा, अगर पूरे सभी के सभी लोग एम्प्लॉयड हो गए, सबको नौकरी मिल गई जिनको भी चाहिए था, ऑब्वियस है, ऐसा नहीं कि किसी को चाहिए भी नहीं था जबरदस्ती पकड़ा दो उसको, नहीं नहीं भाई तू भी नौकरी कर, क्यों, क्योंकि हमें हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जीरो करना है, तो नहीं ऐसा नहीं है, उसी को ये लगता है नेगेटिव लेकर चल रहा है ना, नेगेटिव ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी जो है गलत है, नॉट करेक्ट है, हमसे पूछा था। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें ऑल अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल, जो कि एक आइडियल कंडीशन है ना, ऐसा जनरली होता नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट एम्बॉडीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दैट कैन बी एम्प्लॉयड विद इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम। ट्रू फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन आइडियल, बताया मैंने, आइडियल केस होता है, एंड प्रोबेबली अनअचीवेबल सिचुएशन इन विच एनीवन इज विलिंग टू एबल टू वर्क कैन फाइंड अ जॉब, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो नॉट नेगेटिव, बता ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, तो बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान है, बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें जो कवर करता है एंटरप्राइजेज विच आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट और हैव टू फॉलो इट्स रूल और रेगुलेशन। अनऑर्गेनाइज का मतलब कोई क्लियर नहीं है उनका, है ना, ना तो उनका टर्म फिक्स है, ना तो सैलरी वेजेस फिक्स है, ना तो टाइमिंग फिक्स है, ऐसा समथिंग। It includes those small or scattered units which are largely outside the control of the government. Next, the widespread death due to starvation and epidemics are the characteristic of, या starvation और epidemics, है ना, इसकी वजह से जो डेथ होती है बहुत ज्यादा, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो फेमाइन है, बड़ी बड़ी क्या, भूखमरी, फेमाइन। तो फेमाइन एक एक्सट्रीम क्राइसिस ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट फूड है, क्या, भूखमरी हिंदी में बोलते हैं। इट इज विजिबल इन वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन एंड लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू स्टारवेशन, है ना, और इन्फेक्टियस डिजीज और एपिडेमिक्स। फेमाइन रॉब्स पीपल ऑफ देयर डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फॉर सम देयर लाइफ, समझ लो कितना पावरफुल है ना, कितना ज्यादा दुखी करने वाला स्टेटमेंट है, क्या, कि फेमाइन रॉब्स पीपल ऑफ देयर डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फॉर सम देयर लाइफ। होपफुली आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, which one of the following educational development indicator is currently used by UNDP to construct human development index, क्या, used by, क्या, तो याद कीजिए, अभी मैंने समझाया था पीछे हमने, मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है ना, तो उसमें था मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जो है एक क्या है, इंडिकेटर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। याद करो, जो MPI था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कौन कौन रिलीज करता था, जरा बता सकते हो क्या, कमेंट करके आप बताना जल्दी। इट इज मेजर्ड यूजिंग 3 पैरामीटर, कौन कौन सा, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, और हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रेन, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इन द एडल्ट पॉपुलेशन। द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको MPCE बोलते हैं, बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय, तो ये करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी, तेंदुलकर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी किसके टर्म में, मंथली पर कैपिटा पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ध्यान रहे, लोग कितना है ना कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ना कि अमाउंट के बेसिस पे, वो पहले वाले लोगों ने किया था। बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय द तेंदुलकर कमेटी, बोलो क्लियर, गुड। बाकी लोगों के बारे में भी जानेंगे, डोंट वरी। पहले तेंदुलकर कमेटी के बारे में जानते हैं कि द तेंदुलकर कमेटी, ऑफिशियली नोन एज द एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, वाज फॉर्म्ड इन 2005। कब फॉर्म किया, 2005 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कमिटी वाज चेयर्ड बाय सुरेश डी तेंदुलकर and was tasked with reviewing the methodology used to estimate poverty in India. One of the key recommendations of the Tendulkar Committee was the adoption of the Mixed Reference Period (MRP) जिसको बोलते हैं, for estimating poverty.
MRP approach takes into account consumption, expenditure, data collected over multiple references period to provide a more accurate representation of household consumption of pattern और income fluctuation. बाकी लोगों का देखते हैं. लकड़ावाला कमेटी कब 1993 में बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए? इसी के लिए एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर. The committee introduced the concept of poverty line based on the calorie intake requirement and recommended a poverty line that was higher than the earlier estimates. अब डांडेकर कमेटी की बात करें तो 1971 में किसके लिए? एक्सपर्ट ग्रुप ऑन लो इनकम ग्रुप. ठीक है, डांडेकर कमेटी थी. बस हो गया. अभी एक और है अलग कमेटी. और इसका डांडेकर कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू एनालाइज द कंडीशन ऑफ लो इनकम ग्रुप इन इंडिया एंड मेक रिकमेंडेशन टू एलिवेट पॉवर्टी. गरीबी हटाओ, है ना. अलग कमेटी 1979 में कॉन्स्टिट्यूट हुए. टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाई के अलग कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल और अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. होपफुली आपको ध्यान रहेगा. अलग कमेटी, डांडेकर कमेटी और लकड़ावाला और तेंदुलकर कमेटी, ये सबके सब किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सब मिशंस ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. क्या सब मिशन है किसका? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का. इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बिल्कुल. ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह नहीं सकते. पहला दूसरा तो होना चाहिए. तो ऑप्शन में पहला दूसरा कोई है नहीं, तो तीनों के तीनों होगा, पहला दूसरा और तीसरा. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो नाम से ही. ठीक है, हम देख लेते हैं. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एक इन इंडिया है जो मल्टीपल सब मिशन एम्ड एट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसी को देखते हैं क्योंकि इसी में कंफ्यूजन था. द थर्ड सब मिशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इज द लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस involves utilizing existing infrastructure and resources such as government-owned training center, schools, college और other public institution for skill development activities. ठीक है, लिवरेज कर रहे हैं किसको? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को. शाबाश. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर एडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान. क्या पोषण अभियान है? इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी. ठीक है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन. ये भी ठीक है. जनरिक है एवरीबॉडी, दोनों होना चाहिए. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में डिटेल. तो बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है. पोषण अभियान ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन NNM इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशनल और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर वुमेन और चिल्ड्रन. पहला स्टेटमेंट सही है कि वन ऑफ द की स्ट्रेटजी एडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान इज द इंटरसेक्टोरल convergence. ठीक है. This involves collaboration and coordination among different sectors such as health, nutrition, education, agriculture, water और sanitation and social welfare. ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व है किसमें? पोषण अभियान में. ठीक. अगला दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि अनदर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. The program utilized technology-enabled tool and platform for real-time growth monitoring of women और children. ठीक है. पोषण अभियान के बारे में कुछ और चीजें. 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. अभियान जो है टारगेट करता है स्टंटिंग को रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन को, एनीमिया अमॉन्ग यंग चिल्ड्रेन, वुमेन और एडोलेसेंस गर्ल्स, और रिड्यूस लो बर्थ वेट बाई 2% से लेकर 2%, 2%, 3%, 2% per annum respectively. The target of the mission is to bring down stunting among children. अच्छा, मतलब ये सारा का सारा स्टंटिंग कैसे रिड्यूस करेगी? 2%, और अंडर न्यूट्रिशन भी 2%, एनीमिया भी 2%, 3%, और बाकी जो बचा लास्ट वाला लो बर्थ वेट कितना? बाई 2% से. टारगेट ऑफ मिशन जरूरी नहीं आपको. ठीक है, समझ रहे हो. अगला, द टारगेट ऑफ मिशन इज टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 कितना? 38.4% से 25%. इतना डेटा रखने की जरूरत नहीं है एवरीबॉडी, ऐसे भी होगा भी नहीं, है कि नहीं. अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड. ध्यान रहे, इंक्लूडेड पूछ रहा. ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है. लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, ये तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं है, है ना. ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है बिल्कुल डायरेक्ट है इंडिकेटर, इसलिए इसको ही हम कंसिडर करेंगे. ये देख लेते हैं ध्यान से.
कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एक प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक जिसका नाम है नीति आयोग. इट एम्स टू मेजर पॉवर्टी अक्रॉस इट मल्टीपल डायमेंशन एंड इट्स इफेक्ट complements existing poverty statistics based on per capita consumption expenditure. The indicator year of schooling is included in the. अरे इसमें बहुत सारे हैं, देखते हैं वन बाई वन सारा कुछ, डोंट वरी. देखो तीन चीजें यहाँ पे फिर से तीन डायमेंशन होते हैं. कौन कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उसमें वेटेज किसको कितना कितना मिलता है? 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिलता है. अच्छा, हेल्थ में तीन चीजें हैं. न्यूट्रिशन देखते हैं, चाइल्ड और एडोलेसेंस मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर. ये तीन जो है क्या है? इंडिकेटर है. वहीं पे एजुकेशन में दो इंडिकेटर है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस. और अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बात करें तो टोटल उसमें 3 6 7 है. कौन कौन सा? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट और बैंक अकाउंट. ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिकेटर हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले डायमेंशन में. अच्छा याद करो, बैंक अकाउंट जो है, जो इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें बैंक अकाउंट नहीं था. याद करो, मैंने वो वहाँ पे बोला भी था कि हमारे नेशनल में, हमारे इंडिया में जो MPI होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें एक इंडिकेटर ज़्यादा है. वो कौन सा है? वो बैंक अकाउंट है. बोलो क्लियर हुआ क्या? शाबाश. नेक्स्ट, the unemployment that occurs due to change in the technology or the demand for particular product is called structural unemployment. हमने अभी पहले देखा भी, बाकियों को भी देखेंगे, डोंट वरी. पहले ये बताओ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है ना? ये तब होता है जब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी सच एज चेंज इन इट्स टेक्नोलॉजी और शिफ्ट इन द डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज. क्लियर? गुड. अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लो एक जगह पे आप एम्प्लॉयड थे, वहां से छोड़ के दूसरी जगह आप एम्प्लॉयड होने जा रहे हो, लेकिन जो बीच में टाइम लग गया, टाइम गैप हो गया, उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. क्लियर? और क्लिनिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल एंड अकरेंस व्हेन देयर इज अ downturn or recession in the economy. It is associated with decrease in aggregate demand और typically rises during economic downturn. जब economic downturn आता है, उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. और डिस्गाइज तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे जरूरत ना हो फिर भी आप काम किए जा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है. बोलो क्लियर? गुड. Which one of the following are the objective of the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात हो रही है. 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना. करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विसेज. फिर से पढ़ो. करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है. प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन. बिल्कुल ठीक है. ऑगमेंटेटिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन दी कंट्री. बिल्कुल ठीक है. लेकिन एवरीवन दूसरा जो है ना, एकदम आइडियल के सिचुएशन बता रहा है. देखो ये होना तो चाहिए, लेकिन हमारे पास उतना अभी कैपेबिलिटी तो है. एसेट की मैं बात कर रहा है ना, कि इस को हमें करना है, लेकिन अभी हमारा ये गोल नहीं हो सकता. उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा. तो पहला और तीसरा है ना. मैं होता तो तीनों के तीनों करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब पहला है. मतलब पहला और तीसरा, दूसरा नहीं है. ठीक है, तो आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे. चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो. नॉर्मल चीजें, इसलिए आगे बढ़ेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. याद करो किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी जी ने, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका. जानते ही हो आप, राइट. तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. ही एस्टिमेटेड 16 से लेकर 35 रुपया पर कैपिटा पर ईयर. हाँ रे, पर ईयर की बात हो रही, वो बहुत पहले की बात है. 1800 बहुत पहले की है, मुझे डेट याद नहीं है. अब मेरे को बात बताना, कब आया था? 1866 में क्या ये बुक पब्लिश हुई थी? जरा मेरे को बताना. ठीक है. द पॉवर्टी लाइन प्रपोज बाय हिम वाज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस और मिनिमम बेसिक डाइट, जैसे राइस, फ्लोर, दाल, मटन, वेजिटेबल, घी, वेजिटेबल ऑयल और ये सारी की चीजें. ठीक है. ही कॉइन्ड द टर्म, कौन सा? द ड्रेन ऑफ वेल्थ. अगली बार हो सकता है आपसे द ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछ लिया जाए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया था. एंड एम्फसाइज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. इन्होंने, दादा भाई नौरोजी साहब ने ये सारा काम किया था. होपफुली आपको याद होना चाहिए. वैसे मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ते ही हो, डोंट वरी, उसमें भी पढ़ाएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 करेक्ट है? ध्यान, करेक्ट पूछा है. इट इंश्योर 175 डे. बिल्कुल गलत. 100 दिन की बात करता है भाई, 175 दिन की नहीं. तो पहला गलत. दूसरा गलत ही पूछा था क्या? नहीं, करेक्ट पूछा है.
इट गिव हायर वेजेस टू वुमेन, बिल्कुल गलत, दोनों को इक्वल देता है ना, क्या कि जितना आदमी को मिलेगा उतनी ही औरत को मिलेगा। अगला, पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल और अनस्किल, बिल्कुल गलत, स्किल तो मिलता है नहीं, अनस्किल जॉब मिलता है। दिस इज अरे जिसको मनरेगा बोलते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। अभी क्लियर हुआ क्या आपको? शाबाश। दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हमसे पूछा था। बोलो एकदम सिंपल चीज है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा, इफ यू वर टू फॉलो ब्राउज अ टेबल ऑफ रिसेंट पीरियड शोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रूरल, अर्बन और मेल फीमेल डिवीजन फॉर ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट पूरा पूरा। यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट, वाह क्या बात है, नॉट लाइकली टू, ध्यान रखिएगा, नॉट लाइकली बोल रहा। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, बिल्कुल सही बोल रहा। अर्बन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरीबॉडी, वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? रूरल के। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब अच्छा खासा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, दैट्स वाई। अब बोलोगे सर लेकिन पोल्यूशन भी तो है, भाई उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता हो इस वजह से। अगला, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन दी फीमेल वन। अब इसको पढ़ के आपको लगेगा कि सर सही तो होगा, नहीं, एक्चुअल में गलत है। मेल का है 67 या 68 ईयर्स, है ना, फीमेल का 70 ईयर्स है, मतलब फीमेल का ज़्यादा है, मेल का कम है, तो ये गलत हो गया। और गलत ही, नॉट लाइकली हमसे पूछा था, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है मैंने आपको बता ही दिया। 70 साल है औरतों का, और इंसानों का मतलब मेल का कितना है? 67.8, मतलब लगभग 68%। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अच्छा, पहला वाला भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS और 2013 से 17 तक अर्बन इंडिया में विच हैज ऑलवेज हैड अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द इंक्रीज वाज बिगर, कितना? 0.4 ईयर्स है। अर्बन इंडियन वर एक्सपेक्टेड टू लिव अप टू 73 ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंक्रीज बाई 0.3 ईयर फॉर रूरल इंडिया, कितना? 68.3 ईयर इन इतना से इतना। चलो फिर भी क्या है, अर्बन का ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसी एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट, क्या? फिर से पढ़ो। The mismatch in the regional or occupational pattern of job vacancy and the pattern of worker availability result in क्या? Structural unemployment, disguises या altered employment या clinical। तो अभी हमने देखा एवरीबॉडी, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो उसमें होता है कि जो डिमांड है उसमें मिसमैच हो, मतलब कि डिमांड कुछ और हो, या फिर ऑटोमेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसी एंड पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी ड्यू टू ऑटोमेशन की वजह से हो सकता है ना, डिफरेंट डिमांड की वजह से हो सकता है, ये सारा कुछ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन इंडस्ट्री या लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स among the available workforce. As a result, even though there may be job opening available, there are not enough qualified workers to fill those positions, leading to unemployment. बाकी सब आपको पता है। डिस्गाइसेस का मतलब काम कर रहे हो लेकिन आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, मतलब आप कुछ चेंज नहीं ला रहे हो काम करके भी। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिफर टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन दी बिजनेस साइकिल। मैंने बताया है ना, बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होता है कि रिसेशन आता है ना, ग्रोथ कम है, इन सब की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में बस इतना ही था। होपफुली आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम उस पर कॉन्सेप्ट पे डाउट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन लास्ट के 2 लाइन में आज हरिवंश राय बच्चन साहब जी आपसे बोलना चाहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक्चुअल में एक बहुत ही बेहतरीन कविता है हरिवंश राय जी बच्चन की। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको सुना ही देता हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट। ये लो, चलो तैयार हो सुनने के लिए? ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।